नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक के अध्याय 2 विलयन के सभी प्रश्नों के उत्तरों को हम आज अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 आपका जो विलयन है इसमें से 5 अंक का एग्ज़ाम में पूछा जाना है। 5 अंक में एक आपका 2 अंक का एक प्रश्न आना है, साथ ही एक 3 अंक का भी एक प्रश्न आना है। यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है प्रश्न बैंक में दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी को अच्छे से समझते हुए आसानी से समझेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न पूछे जाते हैं 2 अंक और 3 अंक के। सबसे पहला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 2 अंक के प्रश्न पहला जो है आपका वो है मोल प्रभाज्य या इसी को बोला जाता है मोल अंश को समझाइए। तो इसका आपको क्या बताना है, मोल प्रभाज्य हेडिंग डाल के किसी विलयन में उपस्थित किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज्य। या तो विलेय के मोल लेंगे या विलायक के मोल, और नीचे जो बटा के नीचे लेंगे हम संपूर्ण मोलों की संख्या। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल प्रभाज्य कहलाता है। यदि किसी विलयन में विलेय के N1 मोल तथा विलायक के N2 मोल घुले हो तो विलयन में संपूर्ण मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, N1 प्लस N2 होगी। और इस स्थिति में विलेय का मोल प्रभाज्य निकालेंगे तो ऊपर जो आएगा वो विलेय के मोल बटा नीचे कुल मोल, तथा इसी प्रकार से विलायक का मोल प्रभाज्य निकालेंगे तो ऊपर विलायक के जो मोल है नीचे और नीचे आपके विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है और अच्छे से आप इसको याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। यदि आप नोट नहीं कर सकते तो इसका ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसमें से बैठकर आप लिखें और अच्छे से याद करें। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है कि मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता क्या होती है, तो मोलरता इसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसकी जो इकाई है आपको ध्यान रखना है, क्या होती है इसकी इकाई, मोल प्रति लीटर होती है। कैसे होती है, क्योंकि इसका सूत्र ही यही है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो आप मोलों की संख्या जो रहती है वो मोल है और उसकी इकाई और जो आयतन है वो लीटर है और ये बटा है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाती है, मोल प्रति लीटर। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो तीसरा प्रश्न है वो बोल रहा है नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए। ये बहुत ही अच्छी छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, मोल प्रभाज्य, नॉर्मलता, मोलरता। तो यहाँ पर हम नॉर्मलता की बात करें तो नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों, यहाँ यह याद करना जरूरी है, ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। और विलयन की जो नॉर्मलता कैपिटल N जो होगी वो सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो ये भी अच्छे से याद कर लेना है। अगला जो प्रश्न है वो है अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। तो क्या बताएंगे आप, हेडिंग डाल देंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्यक गुण वे गुण हैं जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। नाम में ही आ रहा है अणुसंख्यक, मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। विलेय के कण अणु अथवा आयन के रूप में हो सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण आपको याद रखना है। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये चारों प्रकार आपको याद कर लेना है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म के ही उदाहरण हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5 है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। ये भी परिभाषा पूछी जाती है। एक पारगम्य झिल्ली होती है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध पारगम्य मतलब ऐसी झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु पार जा सकते हैं, जबकि विलेय के अणु या आयन इसमें से नहीं गुजर पाते हैं। विलायक के अणु आर पार चले जाएंगे लेकिन विलेय के अणु
नहीं जा पाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका उदाहरण आपको दे देना है, जानतव एवं पादप झिल्लियाँ जो है वो एक प्रकार से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये इसका उदाहरण है। तथा ऐसा पूछा जाए कि कौन सी कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली का नाम बताइए, तो वो कॉपर फेरोसाइनाइट होती है, आपको ये भी याद होना है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न छठा है, पीपीएम क्या है? पीपीएम, इसको स्मॉल में इस तरह से लिखा जाता है, पीपीएम। क्या होता है पीपीएम? तो आपको क्या बताना है, इसका फुल फॉर्म बता देना है। सबसे पहले पी मतलब पार्ट्स प्रति और मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन होता है, या हिंदी में बोले तो पार्ट्स प्रति हो जाएगा, पर का प्रति, मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶ होता है। तो किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। इसका जो सूत्र हो जाता है, पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय के ग्राम में द्रव्यमान गुणित 10⁶ बटा विलियन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले जो प्रश्न पर बढ़ते हैं, तो अब जो अभी तक समझे थे वो 2 अंक के प्रश्न थे, अब 3 अंक के प्रश्न हम समझने वाले हैं। 3 अंक में सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपका है, परासरण, परासरण दाब और समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? 3 अलग अलग परिभाषाएं पूछ ली है, तीनों एक एक नंबर में है। तो आपको सबसे पहले जवाब देना है परासरण का। तो परासरण क्या होता है, किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली में से स्वतः होने वाला प्रवाह क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब विलायक के अणु कहाँ जाएंगे, जो अधिक सांद्रता रहेगी, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इसको हम परासरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, अंगूर को हम पानी में चाशनी में रख दें तो वो अगले दिन देखेंगे तो पिचक जाएगी, किशमिश बन जाएगी। और यदि किशमिश को हम 1 दिन के लिए पानी में रख दें तो वो फूल के बड़ी हो जाती है ना। इसी प्रकार से ये परासरण के उदाहरण हैं। तो यहाँ यह परिभाषा आपको याद होना चाहिए। दूसरा पूछा है, परासरण दाब क्या होता है? तो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखा जाए तो परासरण को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। दाब नाम से स्पष्ट है, प्रेशर यहाँ बाहरी दाब लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को आपको बता देना है, इसको हम पाई से प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो है तीसरी परिभाषा उन्होंने पूछी है, समपरासरी विलयन क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, समपरासरी मतलब वे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होंगे, समान होंगे, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं क्रमशः तुल्य होती है। इसका गणितीय रूप भी आप बता सकते हैं, N1 बराबर N2 और WB/MB बराबर ये 1 होता है, W1/MB 1 बराबर WB/MB होल ट्वाइस 2 है ना, फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। तो इस प्रकार से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगला जो 3 अंक का प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखें कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखिए। आदर्श और अनादर्श विलयन में आपको 3 अंतर लिखना है। तो बहुत सी सरल है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। सबसे पहला जो पॉइंट बन जाता है कि आदर्श विलयन ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन इसका राउल्ट का नियम जो होता है वो भी आप यहाँ बता सकते हैं, PA बराबर P0A इंटू एक्स ए बराबर PB बराबर P0B XB, और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। अनादर्श विलयन नाम से स्पष्ट है, ये नियम का पालन, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। PA नॉट इजिकल टू बराबर नहीं है P0A इंटू एक्स ए, या PB बराबर नहीं है इज नॉट इक्वल टू P0B XB के। दूसरा जो अंतर बता देंगे वो है विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है। एंथैल्पी परिवर्तन H से बताते हैं एंथैल्पी को, तो डेल्टा H मतलब इसमें परिवर्तन, मिक्सिंग इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम 0 बताते हैं। और यहाँ विलयन बनने की प्रक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन होता है, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 आपको बता देना है, परिवर्तन होता है। यहाँ पर विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन की बात करें तो यहाँ आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, तो डेल्टा V मिक्सिंग इजिकल टू 0, और यहाँ विलयन बनने की प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन होता है, डेल्टा V मिक्सिंग
इज़ नॉट इक्वल टू 0। और 3 अंतर पूछे हैं, 4 याद कर सकते हैं ताकि एक आप कभी भूले तो 3 तो लिख ही आए। तो चौथा भी यहाँ देख सकते हैं, विलेय और विलायक की ध्रुवताएं एवं संरचनाएं समान होती है, जबकि यहाँ विलेय और विलायक की जो ध्रुवताएं और संरचनाएं वो समान नहीं होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और बाद में अच्छे से लिखकर याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा है शुद्ध जल की मोललता आपको ज्ञात करना है। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, जबकि बता दिया है H2O बराबर 18 इसका जो है वो अणुभार बताया है। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करना है तो जल की जो मोललता होती है वो 1000 ग्राम जल में इसके मोलों की संख्या के बराबर होगी। जल, इसको हम H2O लिखते हैं, का आणविक द्रव्यमान जो इसने बता भी दिया था कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर इजिकल टू 18, इसलिए 1000 ग्राम जल में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 1000/18 हो जाएगी। और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है, डायरेक्ट भी आपको याद रखना है, 55.56 आता है। तो इस प्रकार हम शुद्ध जल की मोलरता लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी, 55.56 स्मॉल एम। ध्यान रखना है, स्मॉल एम किसको बता रहा है, मोललता को बता रहा है। मोललता को स्मॉल एम से बताते हैं, तथा यदि मोलरता पूछता, मोलरता का मान भी 55.56 आता है, लेकिन उसको हम कैपिटल एम से बताएंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। 3 अंक आपको पूरे मिल जाएंगे यदि आप इस प्रकार से लिखकर आते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला जो है वो है परासरण दाब क्या है। परासरण एवं विसरण में कोई 2 अंतर लिखिए। तो अभी हमने समझा ही था क्या होता है परासरण दाब, ये पूरी वही परिभाषा है, पाई से प्रदर्शित करते हैं और ये जो बाहरी दाब लगाया जाता है। हम यहाँ पर समझेंगे परासरण और विसरण में अंतर। बहुत ही अच्छा है, परासरण और विसरण। सबसे पहला अंतर है, परासरण की क्रिया केवल कहाँ होगी, द्रवों में होती है, केवल द्रवों में परासरण होता है, जबकि विसरण कहाँ होता है, गैस और द्रव दोनों में होता है। अभी बताया था परासरण जो होगा वो केवल विलायक के अणुओं में ही गति होती है। परासरण में केवल विलायक के अणु गति करेंगे, जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणुओं में गति होती है। परासरण की क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक होती है। इसकी जब परिभाषा लिखते हैं वहाँ भी हम लिखते हैं कि इसमें अर्धपारगम झिल्ली होना आवश्यक है, जबकि विसरण की क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम झिल्ली आवश्यक नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई भी 4 अंतर दिए हैं, आप कोई भी 2 अंतर या 3 अंतर याद रखें, क्योंकि 3 अंक का प्रश्न आना है तो कोई भी इनमें से 3 याद कर सकते हैं। और लास्ट भी आप देखें, परासरण में विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, जबकि विलेय में पदार्थ विलय तथा विलायक के अणु अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यदि विसरण का उदाहरण आपको बताऊं तो आपने मान लो एक बंद कमरे में गए, वहाँ पर आपने इत्र की शीशी खोली तो इत्र की जो खुशबू है वो सभी कोनों तक फैल जाती है। तो ये विसरण का उदाहरण है। वहाँ पर क्या होगा, जो इत्र था वो अधिक सांद्रता से कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता की ओर जा रहा है। और परासरण के उदाहरण भी आपको मैं बता चुका हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग, जो एप्लीकेशन है, उपयोग बोले या उदाहरण बोले, अनुप्रयोग आपको बताना है। तो हेनरी का नियम क्या होता है, तो कोई भी नियम आता है तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं, इस नियम के अनुसार क्या होगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अर्थात गैस के ऊपर जितना अधिक दाब होता है उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। दाब जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उसकी विलेयता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यदि किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्यदाब p हो तो दोनों क्या होंगे, समानुपाती। m समानुपाती क्या हो जाता है, आपका p हो जाता है। और m बराबर समानुपाती को हटाते हैं तो एक नीतांक आता है KH। इसको हम KH को किसे क्या कहते हैं, हेनरी नीतांक। K तो कांस्टेंट है और H मतलब हेनरी हो रहा है, तो ये हेनरी नीतांक का आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसके अनुप्रयोग भी आपको बताना है, तो कोई भी 2 अनुप्रयोग याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने सरल जो अनुप्रयोग है वो यहाँ पर बता दिए हैं। कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में पहला जो इसका उपयोग है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन, मृदु पेय, सोडा वाटर, बियर जैसे कार्बोनिकृत पेय पदार्थों, कार्बोनेटेड बेवरेजेस को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। आप
जनरल एग्जांपल ले सकते हैं आप, जो कोको कोला स्प्राइट पीते हैं तो उसमें जो है वो हाई प्रेशर पर जो है CO2 भरी जाती है। CO2 उसमें क्या हो जाती है, विलेयता उसको बढ़ाने के लिए उसमें हाई प्रेशर पर भरी जाती है। तो ये इसका उदाहरण पहला जो अनुप्रयोग हो जाता है। और दूसरा आप बता सकते हैं, रक्त में घुली गैसों के विनिमय में श्वास के समय अंदर ली गई वायु में O2 का आंशिक दाब उच्च होता है। फेफड़ों में पहुंचकर यह हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होकर कोशिका सक्रियण के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है सबसे आखिरी जो इस प्रश्न बैंक के प्रश्न 3 अंक का जो प्रश्न है वो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रीजनिंग जो तर्क वितर्क के आधार पर अच्छा ही इस प्रकार के आजकल ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, उस प्रकार का है। ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकल का प्रयोग करते हैं क्यों? जब आप जाएंगे ठंडे प्रदेशों में तो वहाँ जनरली हम जो रेडिएटर में है वो पानी का यूज़ करते हैं, लेकिन जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ रेडिएटर में जल भी रहेगा, साथ में उसमें ग्लाइकोल का भी यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, ये कारण पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि जो हीमरोधी के रूप में एथिल ग्लाइकोल का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि वाहनों के रेडिएटर में जल का प्रशीतक मतलब इंजन को ठंडा रखने के रूप में उपयोग किया जाता है। यदि वाहन को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप वाले स्थानों में पर उपयोग में लाया जाए, वही आप ठंडे प्रदेशों में गए तो रेडिएटर का जो जल है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। ठंडे प्रदेश में है, जिससे रेडिएटर क्या होगा, फट जाने का खतरा होता है, उसका आयतन बढ़ेगा तो रेडिएटर जो है वो फटने की संभावना रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल हीमरोधी मिलाया जाता है, जो उसको जमने नहीं देगा पानी को, जल को। इस विलयन का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल की सांद्रता में परिवर्तन करके जल के हिमांक में वांछित कमी प्राप्त की जा सकती है। वे पदार्थ जो विलायक के हिमांक के अवनमन कमी उत्पन्न करते हैं हीमरोधी एंटीफ्रीज कहलाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल, इसका सूत्र भी आप याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला हीमरोधी पदार्थ है। तो इस प्रकार आज जो हमने आपके प्रश्न बैंक जो केमिस्ट्री कक्षा 12वीं के अध्याय 2 विलयन के सभी प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके, थैंक यू।